हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विलेन सॉल्यूशन। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिसके आने की चांसेस बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे गए हैं। इसको हम लोग एक एक करके यहाँ पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहला है, किसी जलीय विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मतलब कोई विलेन दिया गया, उसके सांद्रता को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, उसके लिए 4 विधियों का उल्लेख करना है। अथवा इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से ही पूछा जाता है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, जिसमें क्या क्या आ रहा है, मोल अंश, मोलरता, मोललता और द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो चाहे मान लीजिए कह रहा है कि 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, तब भी इन्हीं चारों का करना है, और ऐसे कह रहा है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए तब भी, या फिर कभी कभी क्या होता है कि एक दो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में अलग दे देता है। ठीक है, लेकिन इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, तो इनको एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्रासरण क्या है। प्रासरण दाब के लिए व्यंजक भी लिखिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसी में है, प्रतिलोम, व्युत्क्रम या प्रतिप्रासरण, जो कि तीनों एक ही हैं, प्रतिलोम कहो या व्युत्क्रम, प्रतिलोम प्रासरण, व्युत्क्रम प्रासरण या फिर प्रतिप्रासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तथा प्रासरी विलेन से क्या समझते हैं। उसके बाद फिर राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम तथा इसकी सीमाएं लिखिए, और इसी में है आदर्श तथा अनादर्श विलेन किसे कहते हैं। ठीक है, या क्या होते हैं। उसके बाद है, आप सामान्य अणुओं के गुणों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में ही सेकंड है, हिमांक में अवनमन तथा क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। फिर इसी में लास्ट है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। और उसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है जिसको हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि मोल अंश, ठीक है, उसके बाद मोलरता, मोललता और द्रव्यमान प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लोग ये विलेन चैप्टर में चल रहे हैं, तो विलेन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, विलेन किसे कहते हैं। तो देखिए, जब 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण बनते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, तो उनको हम लोग विलेन या फिर वास्तविक विलेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई भी विलेन है, यदि 2 ही पदार्थों से बना हो, उसको हम लोग द्विअंगी विलेन कहते हैं। उसके बाद द्विअंगी विलेन में जिसकी मात्रा, मतलब किसी विलेन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, जैसे 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 अवयव हैं, उनमें से जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम लोग विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो अब इसको भी वर्गीकृत किया गया है अलग अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए तनु और सांद्र विलेन हो गया। जैसे मान लीजिए जिसमें विलायक में विलेय की मात्रा कम है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, तनु, मतलब हल्का है। और ये मान लीजिए विलेय की मात्रा अधिक कर दिए उसी विलायक में उतनी ही मात्रा में, तो उसको हम लोग सांद्र विलेन, मतलब गाढ़ा हो गया। ठीक है, और भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे संतृप्त, असंतृप्त विलेन होता है। संतृप्त मतलब क्या हुआ कि संतुष्ट है। जैसे मान लीजिए 100 ml में 100 ml जल ले रहे हैं, उसमें से 10 ग्राम नमक घुल सकता है, मतलब 100 ml जल में 10 ग्राम नमक घुल सकता है, और यदि पूर्ण रूप से वो घुल जाए, ठीक है, उसमें मिल जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे संतृप्त, मतलब संतुष्ट हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग, जैसे भूख लगी है, ठीक है, और 4 रोटी खाना है। अब 4 रोटी मिल गया तो हम संतुष्ट हो गए, चलो भूख मिट गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम है। लेकिन यदि उसमें से 3 ही या 2 ही मिला है तो अभी संतुष्ट नहीं हुए, 1 रोटी हमको चाहिए। तो इसी प्रकार से मान लीजिए 100 ml पानी में 20 ml नमक NaCl या चीनी घुलता है, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर कह सकते हैं, या कोई भी ताप ले रहे हैं। फिक्स टेम्परेचर मतलब स्थिर ताप पर यदि 100 ml पानी में 20 ग्राम नमक घुलता है, और यदि वो पूर्ण रूप से घुल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे संतृप्त विलेन। और यदि 20 ग्राम नमक घुलता है लेकिन 20 ग्राम अभी घुला ना हो, 15 ही घुला हो, तो 5 बाकी है ना, तो उसको हम कहेंगे असंतृप्त, मतलब अभी वो 5 को घोल सकता है, संतृप्त नहीं हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से और भी विलेन की मान लीजिए, जैसे हम लोग प्रावस्था के आधार पर देखेंगे, जैसे विलेय और विलायक, ठीक है, कि मतलब कौन ठोस है, द्रव है या गैस है, तो उसके आधार पर विलेन को 9 प्रकार से बांटा गया। ठीक है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों को मोल अंश, मोलरता, मोललता तथा द्रव्यमान प्रतिशत में देखना है कि मतलब कैसे कैसे क्या होते हैं, और एग्जाम्पल भी देना, उसका उदाहरण भी। ठीक, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट को एक एक करके। ठीक है, मोल अंश, मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है मोल अंश। अब इसको हम लोग मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, मतलब मोल अंश को इंग्लिश में तो मोल फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन हिंदी में मोल प्रभाज भी कहते हैं, और मोल भिन्न भी कहते हैं, और मोल अंश भी कहते हैं। इस प्रकार से टोटल नाम
पता होने चाहिए, नहीं तो मान लीजिए हम मोल अंश याद करके गए हैं और आ जाए मोल फ्रैक्शन तो हम सोचे ये तो हमको, या फिर मोल भिन्न तो हमको ये तो पता ही नहीं है, ठीक है, जबकि होता सब सेम ही है। उसके बाद यहाँ मोलरता, ठीक है, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम लोग एक एक की परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल को लिखते हैं। तो देखिए जैसा कि मोल अंश है, अब मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज कुछ भी दिया गया है तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी यदि द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी मतलब कोई विलयन बना है जिसमें दो अवयव हैं, मान लेते हैं ए और बी है, ठीक है, तो इसमें से यदि मान लीजिए हमें प्रत्येक में से किसी का भी निकालना है मोल अंश, तो हम क्या करेंगे, जिसका निकालना है अवयव फर्स्ट सेकंड या फिर ए बी मान सकते हैं, तो उसके मोलों की संख्या को ऊपर और दोनों मतलब दोनों अवयव के मोलों की संख्या को नीचे भाग दे देंगे, तो जो आएगा वो उसका मोल अंश या मोल भिन्न, मोल प्रभाज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मोलरता। अब मोलरता की बात करते हैं, तो मोलरता मतलब क्या हुआ कि किसी विलयन में या किसी विलयन के 1 लीटर में, ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का हम मोलरता कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं मोललता। तो किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ विलायक ले रहे हैं, वहाँ विलयन लिए थे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस विलयन की या उस विलयन का मोललता कहते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि किसी भी विलयन का हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है और द्विअंगी विलयन है, ठीक है, तो ए और बी मान लेते हैं, ए और बी मिलकर विलयन बना रहे हैं, तो ए का यदि निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, तो ए के ग्राम में मात्रा जितना द्रव्यमान दिया गया है ए का ऊपर रखेंगे और टोटल विलयन के द्रव्यमान को नीचे रख देंगे बटे टोटल विलयन का द्रव्यमान और इनटू मतलब गुणे 100, तो वो हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। अब एक एक का फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स हम लोग अब समझते हैं कि इसका फार्मूला जो होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई विलयन मानते हैं, माना कोई विलयन ए और बी अवयव से मिलकर बना है, ठीक है, मतलब कोई भी विलयन है उसमें विलेय और विलायक ए और बी मान रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग यदि मान लीजिए मोल अंश निकालना है, तो ए का मोल अंश जिसे ए और बी से मिलकर बना हुआ है, तो ए का मोल अंश निकाल सकते हैं और बी का भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जितनी भी अवयव होते हैं विलयन में सभी का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिस अवयव का निकालना होता है उसके मोलों की संख्या को ऊपर और टोटल विलयन में जितने भी अवयव हैं टोटल के मोलों की संख्या को हम लोग नीचे कर देते हैं। जैसे इसमें 2 ही था ए और बी, तो ए और बी के मोलों की संख्या को नीचे और ए के मोलों की संख्या को ऊपर, क्योंकि ए का निकालना था। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस प्रकार से, यक्स की तरह बनाते हैं ऐसे, इसको हम लोग CHI कहते हैं, CHI, चाहे इसको चाई पढ़िए चाहे इसको काई पढ़िए, ठीक है। इसी से हम लोग मोल अंश को, मोल प्रभाज, मोल भिन्न को डिनोट करते हैं, ओके। तो यहाँ से ए के लिए ये हो गया और बी का निकालेंगे तो बी का ऊपर बाकी दोनों का नीचे, ठीक है। और कितने भी प्रकार के विलयन में कितने भी अवयव हैं, टोटल अवयव का यदि हम मोल प्रभाज जोड़ते हैं, जैसे एक्स ए एक्स बी, इसमें 2 ही था, दोनों को जोड़ते हैं तो एक आएगा हमेशा, ठीक है। अब इसमें एक्स ए का दिया हो तो एक्स बी का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स ए का ले जाके 1 से माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हो गया इसका फार्मूला, ठीक है, मतलब जिस अवयव का निकालना उसका ऊपर, टोटल का नीचे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मोलरता। तो मोलरता इक्वल कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसका विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, मोल बटे लीटर इसका यूनिट इकाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मोलरता। उसके बाद मोललता देखते हैं, तो मोललता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इसमें था विलयन का, विलेय के मोल ऊपर, इसमें भी विलयन के मोल ऊपर, इसमें विलयन का आयतन लीटर में, इसमें विलायक का द्रव्यमान केजी में, और मोल बटे किलोग्राम हो जाएगा इसका मात्रक, ओके, ठीक है, ये यूनिट हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत देखिए, यदि हम लोग मान लीजिए यहाँ पर ए और बी माने हैं जिससे मिलकर विलयन बना हुआ है, तो इसमें ए का द्रव्यमान WA, बी का द्रव्यमान WB, तो इस प्रकार से ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर और टोटल विलयन का द्रव्यमान नीचे और गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ WA ए का द्रव्यमान और WB बी का द्रव्यमान, ठीक है। फिर एक चीज ये भी होता है ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, अंश प्रति मिलियन में सांद्रता। तो ये होता है विलेय की ग्राम में, विलेय की ग्राम में मात्रा और बटे विलयन, यहाँ विलयन का आयतन ml में और गुणे 10⁶, तो ये हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पर। अभी हम लोग इसमें एग्जाम्पल को, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें द्रव्यमान प्रतिशत का, तो यदि ये कहा जाए कि 20% W/W, मतलब स्मॉल W कैपिटल W NaCl विलयन है, ठीक है, तो उसमें NaCl की मात्रा, तो देखिए 20% W/W का मतलब हुआ कि टोटल विलयन में 20
यदि टोटल विलेन को 100 ग्राम मान ले तो 100 ग्राम में प्रतिशत दिया गया है ना, तो प्रति 100 में, तो 100 ग्राम में 20 ग्राम होगा NaCl, क्योंकि हम कह रहे हैं 20% W/W NaCl विलेन, NaCl। तो इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम यदि विलेन है तो उसमें 20 ग्राम क्या होगा, NaCl। ठीक है, 100 ग्राम विलेन में 20 ग्राम NaCl। तो इस प्रकार से हम लोग और आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, फिर एक एक करके अभी एग्जाम्पल बाद में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले समझते हैं प्रासरण क्या है, उसके बाद समझते हैं प्रासरण दाब के लिए व्यंजक, ठीक है, या फार्मूला। तो देखिए सबसे पहले प्रासरण की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं वह क्रिया, ठीक है, प्रासरण के लिए देखें ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं, तो वह क्रिया जिसमें विलायक के कण या अणु कम सांद्रण वाले विलेन से अधिक सांद्रण वाले विलेन में SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा होकर या इसके द्वारा स्वतः प्रवाहित होते रहते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। ठीक, और यदि हम बात करें प्रासरण तो समझ में आया, प्रासरण दाब किसे कहते हैं। तो मान लीजिए दो विलेन को अलग अलग SPM के द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग अलग दो विलेन को रखा गया है और प्रासरण क्रिया हो रहा है, तो उस प्रासरण को रोकने के लिए जितना हम लोग प्रेशर देंगे, दाब देंगे, उसी दाब को हम लोग कहते हैं प्रासरण दाब। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं फिगर के द्वारा इसको। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझ लेते हैं प्रासरण तो समझ गए, प्रासरण दाब भी, लेकिन इससे देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ये दो पात्र में विलेन लिया गया, ठीक है, अब इसमें विलेन इसमें विलायक, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों में विलेन ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा गाढ़ा होगा, सांद्रता अधिक, मतलब 20% विलेन कर सकते हैं, 20% विलेन और ये 10% विलेन और ये 20% विलेन। ठीक है, मतलब दोनों विलेन ले रहे हैं तो ये अधिक सांद्रण वाला होगा, गाढ़ा होगा, ये कम गाढ़ा होगा, या फिर विलायक और विलेन। ठीक है, तो होता क्या है, यदि हम लोग बीच में SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर कह सकते हैं अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं, तो इससे होकर विलायक के कण विलेन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यदि जा रहे हैं तो इसका मात्रा बढ़ेगा तो इसका लेयर ऊपर जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर तो मान लीजिए वायु प्रेशर दे रहा है, वायु का प्रेशर लग रहा है जो कि वायुमंडलीय प्रेशर होता है, यहाँ पर भी वायुमंडलीय प्रेशर लगेगा, लेकिन यदि हम लोग इस पर मतलब विलायक से विलेयक की तरफ जा रहा है, यहाँ देखिए लिखा गया है विलायक अणुओं के प्रवाह होने की दिशा, इस साइड से इस साइड में, और ये विलेन है, ये विलायक है, तो इधर से इधर जा रहा है। यदि इसको हम लोग ऊपर से प्रेशर दें कि इसके लेयर को नहीं बढ़ने देंगे, तो फिर इसमें से एक समय आएगा प्रेशर देते देते एक समय आएगा कि इसके विलायक के कण विलेन में जाना बंद कर देंगे, तो उसी प्रेशर को जितना देने से ये प्रासरण रुक जा रहा है उसी को हम कहते हैं प्रासरण दाब। ठीक है, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं या फिर पी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है पाई इक्वल CRT, CRT सी क्या है, सांद्रता है, और R विलेन स्थिरांक, और T क्या है, तापमान है। ठीक है, या फिर मान लीजिए C सांद्रता है, सांद्रता को हम लोग क्या लिखते हैं, मोल बटे लीटर, तो यहाँ से C इक्वल हो जाएगा मोल बटे लीटर, जिसको हम लोग मोल को कैसे निकालते हैं, मोल मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी ग्राम में मात्रा दिया गया है तो ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ठीक है, इसको लिख सकते हैं W/M, और आयतन को, लीटर को आयतन मतलब B लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से C के स्थान पर हम लोग W/M लिख सकते हैं इंटू V। ठीक है, तो इस प्रकार से, या फिर हम लोग प्रासरण दाब को P इक्वल भी लिख सकते हैं, तो P इक्वल हो जाता है NRT। अब N इक्वल फिर हो जाएगा W/M/RT, ये भी फार्मूला हो जाएगा प्रासरण दाब का। ठीक है, तो इनमें से कुछ वैल्यू दिया रहेगा और कुछ निकालना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया प्रासरण और प्रासरण दाब। अब हम लोग अगला समझते हैं, इसके लिए व्यंजक भी हो गया, अगला समझते हैं प्रतिलोम व्युत्क्रम या फिर प्रतिप्रासरण क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझ लेते हैं व्युत्क्रम प्रासरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि अभी इसके पहले हम लोग समझे हैं प्रासरण तथा प्रासरण दाब को, कि मतलब प्रासरण का मतलब हुआ कि जब अधिक सांद्रता से मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के कण जा रहे थे, लेकिन उसको रोकने के लिए मतलब कि अधिक सांद्रता की तरफ ना जाएं, ठीक है, उसको रोकने के लिए कुछ प्रेशर दिया गया, दाब डाला गया, उसको कहा गया प्रासरण दाब। अब यदि मान लीजिए हम लोग कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के जाने के लिए, रोकने के लिए प्रासरण दाब लगाए हैं, अब उसी प्रासरण दाब को इतना अधिक कर दें कि उल्टा होने लगे, मतलब अधिक सांद्रता से विलायक के कण कम सांद्रता की तरफ आने लगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम या प्रतिलोम या फिर प्रतिप्रासरण कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में RO कहते हैं। ठीक है, जिसका पानी हम लोग पीते हैं, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, कहते नहीं है कि RO का पानी है, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखें तो देखिए यहाँ पर प्रेशर लगाया गया है। ठीक है, यहाँ से
ये पिस्टन है जहाँ से एक प्रेशर लगाया जा रहा है। अब प्रेशर यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो प्रासरण दाब से अधिक है, क्योंकि प्रासरण दाब जो था, प्रासरण दाब दिया जा रहा था कि इसको सिर्फ रोकने के लिए, लेकिन यहाँ इतना अधिक दाब दिया जाएगा। मतलब दाब देने से क्या होगा कि यहाँ पे उल्टा होने लगे, जो कि अधिक सांद्रता से, ये समुद्री जल है, अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता से मतलब ESPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके कम सांद्रता की तरफ जल जाने लगेगा। ठीक है, विलायक के कण जाने लगेंगे। अब ये यहाँ पर शुद्ध जल है और यहाँ पर समुद्री जल है। समुद्री जल में साल्ट भी होता है, नमक भी होता है, तो नमक यहाँ रह जाएगा, जबकि शुद्ध जल यहाँ से आएगा इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुद्ध जल को अलग कर लेते हैं। तो मतलब इसका उपयोग जो करते हैं समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, RO। ठीक है, व्युत्क्रम प्रासरण। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि राउल्ट्स के वाष्प दाब का अनुमान नियम क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि राउल्ट का वाष्प दाब अनुमान नियम क्या है, तो इसमें सबसे पहले बात आता है आपेक्षिक अनुमान। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं आपेक्षिक अनुमान किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई विलायक है, ठीक है, तो विलायक में भी वाष्प दाब होता है, जो कि कुछ मॉलिक्यूल वाष्प के रूप में जाते हैं और उसके लेयर पर, ऊपरी लेयर पर दाब डालते हैं। ठीक है, उसी को वाष्प दाब कहते हैं। अब यदि मान लीजिए हम लोग विलायक में कुछ विलेय के कण डाल दें तो उसका जो वाष्प दाब होता है घट जाता है। तो जो कमी आई उसको कहेंगे अवनमन, मतलब कमी आई। यदि मान लीजिए विलायक से विलयन बनाया गया तो उसके वाष्प दाब में कमी आई, उसको हम लोग अवनमन कह रहे हैं, कमी। उसके बाद यदि हम लोग उसी अवनमन को यहाँ से निकालेंगे तो जैसे मान लीजिए P मतलब था जब विलायक का वाष्प दाब था, माइनस PS कर देते हैं। ठीक है, जो विलयन का वाष्प दाब था, कुछ कम हुआ तो अब इसको घटाएंगे तो निकल जाएगा वाष्प दाब में कमी। अब यदि इसको हम लोग विलायक के वाष्प दाब से भाग दे देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब यहाँ राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोग देखें तो ये क्या कहते हैं किसी विलयन के लिए जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यदि इसको देखें आपेक्षिक अवनमन P माइनस PS, मतलब ये है P प्रेशर किसका, विलायक का। ठीक है, वाष्प दाब विलायक का, ये है विलयन का PS, और नीचे P बराबर हो जाएगा। यदि हम लोग विलेय और विलायक, मान लीजिए हम लोग A को मान रहे हैं विलेय और B को मान रहे हैं विलायक, तो A मतलब विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स। तो यहाँ Na मतलब A के मोल और नीचे Na A के मोल और प्लस NB B के मोल, ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज। Na अपान Na प्लस NB हो गया विलेय का मोल प्रभाज, ये हो गया आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये है राउल्ट्स का नियम। ठीक है, अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, तो इस सीमाओं में देखें तो पहला है ये तन विलयनों पर लागू होता है, जबकि सांद्र विलयन पर देखेंगे तो राउल्ट्स के नियम से विचलन दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। ठीक है, और ये वैद्युत अपघट्ट वाले विलयनों पर लागू नहीं होता है, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सीमाएं हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन की। ठीक है, कि मतलब आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि आदर्श विलयन के लिए कि वह विलयन जो विभिन्न सांद्रता तथा तापों पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं उनको हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। तथा आदर्श विलयन के लिए यदि मान लीजिए हम लोग आदर्श विलयन देख रहे हैं और यहाँ लिख देते हैं अनादर्श। ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। देखिए जो राउल्ट्स के मतलब विभिन्न सांद्रता तथा तापों पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं उनको आदर्श विलयन कहते हैं, और जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको अनादर्श विलयन कहते हैं। अब आदर्श विलयन में एक चीज़ और होता है कि डेल्टा H इक्वल 0। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा H इक्वल मिक्सिंग लिख देते हैं, मतलब जो मिक्सचर बनता है, विलयन बनता है, मिक्सिंग नॉट इक्वल 0। और यहाँ होता है डेल्टा V इक्वल 0 मिक्सिंग या मिश्रण, और डेल्टा V इक्वल नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिनसे विलयन बनाया गया है, दो अथवा दो से अधिक अवयव जो हैं उनको मिलाने से जो विलयन बना है डेल्टा H मतलब एंथैल्पी, मतलब ऊर्जा निकल रहा है और ऊर्जा लग रहा है, तो वो मतलब 0 होगा, ना तो ऊर्जा निकलेगा ना ही ऊर्जा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा B मतलब ये दोनों का आयतन देखेंगे, जितना जैसे मान लीजिए 20 ml था तो 40 ml एग्जैक्ट बनना चाहिए, तो हम लोग आदर्श विलयन कहेंगे। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पर उष्मा में मतलब जो भी ऊर्जा निकला उसमें चेंजिंग नहीं आना चाहिए, 0 है चेंजिंग डेल्टा B डेल्टा H, और यहाँ पे दोनों में चेंजिंग होता है, उसको हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें से कुछ डिस्कस किया गया और कुछ को अभी नहीं किया गया है, जो कि नीचे देख रहे हैं आप लोग 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको आप लोग खुद से देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक विद्या में मिल जाएगा, अवतार में मिल जाएगा, और फिर यदि आप लोग नोट्स बनाए तो उसमें, नहीं तो फिर बुक में तो ऑलरेडी दिया ही गया है, ठीक है। तो टोटल जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, इसी से एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से। और उसके बाद अंकित क्वेश्चन की बात करें तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो रहा है, ठीक है। तो जो भी डिस्कस किया गया उसके बाद जो बचा हुआ है आप टोटल एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंगिक प्रश्न, जो कि आंगिक प्रश्न ही ज़्यादा इससे पूछा जाता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जैसे मोलरता निकालना है, मोललता निकालना है, या मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, या फिर अनुसंग गुणधर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।